أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस صدق الله العظीम। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जो बहुत ज़्यादा चिप्स खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं, जिससे उनके अंदर उनको जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं उससे ज़्यादा उनको कैलोरीज मिल जाती है। क्योंकि एक चिप्स का जो छोटा पैकेट ही होता है उसमें ही मतलब उतनी कैलोरीज होती हैं जो हमें पूरे दिन में लेनी होती हैं। और हमें जो कैलोरीज लेनी होती हैं वो ज़रूरी है कि हमें होल ग्रेन से भी मिल रही है, प्रोटीन से भी, फ्रूट से भी और वेजिटेबल से भी। दे शुड बी कमिंग फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये इन सब चीज़ों से आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, मतलब जितनी हमें चाहिए उस क्वान्टिटी की। इसके बारे में हेल्दी फूड हेल्प्स टू किल क्रेविंग। अगर आप 1 महीने तक चीनी नहीं खाएंगे तो वो आपकी क्रेविंग जो है जंक फूड के लिए भी ख़त्म हो जाएगी और ओवर ईटिंग करना छोड़ देंगे। आप ओवर ईटिंग करना छोड़ देंगे और आप जो है उसकी जगह बहुत ही अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें वो भी खा सकते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न के एक लड्डू भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप एक एप्पल खा लें तो आपकी क्रेविंग मर जाएगी, लेकिन आपका पेट भी भर जाएगा उससे। तो अरे श्योर कि एप्पल खाने से क्रेविंग मर जाएगी। इतना अच्छा तो होता है। और अगर आप शुगर 1 महीने के लिए खाना छोड़ दें तो आपको क्या नाम है, आपको क्रेविंग नहीं होगी, आप ओवर ईटिंग करना छोड़ देंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महाद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा है। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स में हमने 3 मेन टाइप्स करी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स। वैसे तो इसमें पूरे 7 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमने इसमें मेन 3 टाइप्स निकाली हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको हाथ बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमें दिन में 60 से 65% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में शुमार है जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट, आटा। और न्यूट्रिएंट्स का दूसरा मेन टाइप है प्रोटीन, जो कि आपको कहा जाए। प्रोटीन जो होते हैं हमें जो एनर्जी मिलती है दिन में, प्रोटीन से 20 और 25% हमें प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल जैसे फिश, मिल्क, मटर, चीज़, ये चीज़ें, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलती है। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारी हाइट ग्रोथ नहीं होगी, अगर खाएंगे तो ग्रोथ हमारी बढ़ेगी। और प्रोटीन से हमारी हाइट बढ़ती है और कार्बोहाइड्रेट से हमारी एनर्जी मिलती है। और न्यूट्रिएंट्स का जो तीसरा मेन टाइप है वो है लिपिड, जो कि आपको ज़ैफर है हमारे। लिपिड्स और फैट एक ही चीज़ होती है। लिपिड से हमें दिन की 10% एनर्जी मिलती है। जो बता दिए। अब हम आपको जो है बायरेट और बेनेटेक का एक इसमें बायरेट है, इसमें क्यूबिंग है, सॉल्यूशन है, कोई सा वाटर नहीं है, सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन हम इसमें ये बायरेट का हमने इसमें डाला, कुछ नहीं हुआ।
देखिए इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। देखिए इसका कलर अब हल्के हल्के थोड़ा चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जो है वो इसमें प्रोटीन है। अगर इसका कलर येलो होता है या रेड होता है तो मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। ये गर्म पानी इसलिए जल्दी हो रहा है, पहले ठंडा था नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। पहले वाले में प्रोटीन थे। पहले वाले में प्रोटीन था, इसलिए उसका कलर जो है वो पर्पल नहीं हो रहा, पर्पल हो गया। येलो होना शुरू हो उसका कलर चेंज हो रहा है। कॉपर में किसी भी उसमें यही साउंड नहीं है। हाँ, साउंड चेंज होती है। सिर्फ मसला ये है कि गिलास शीशे का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, पानी की वजह से इसमें एयर कम होती चली जाती है। इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो उसकी आवाज़ निकालते हैं। तो जब वो आप बजाना शुरू करिए तो आवाज़ मुख्तलिफ होती है। तो पियानो में भी यही फार्मूला होता है? पियानो का भी यही होता है, बिल्कुल। उसका भी जो है ना, वो जो बनाते हैं तो उसकी तरह उसमें एक गैप रखते हैं। अब उसमें पानी तो नहीं होता मगर Assalamualaikum, my name is Rafali. Today we will explain what is scientific method. Scientific method is a method which scientists use it to take knowledge from the world. There are 6 steps in scientific method. First, observation. Second, research. Third, hypothesis. Fourth, experiment. 5, analysis. 6, conclusion. मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बताऊँगा। ऑब्जर्वेशन होता है जो हम अपनी सराउंडिंग में देखना क्या हो रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो या तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा या तो सिंक करेगा। इसी बात की रिसर्च हमारी ये थी कि एक ऑब्जेक्ट है, या तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा या तो सिंक करेगा। उसके बाद था हाइपोथेसिस होता है क्वेश्चन। जैसे हमारे क्वेश्चन थे कि रॉ एग, सिंपल वाटर, नमक वाले वाटर और चीनी वाले पानी के अंदर फ्लोट करेगा, सिंक करेगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि बॉइल्ड एग, सिंपल वाटर। तीत की डायग्राम में मिस ने हम सब के साथ मिलकर तीत की डायग्राम बनवाई थी। इसमें ये स्टेप बाय स्टेप सारे जो आपने एक्सप्लेन किया वो जी। एक पिज़्ज़ा की स्टोरी है कि पिज़्ज़ा माउथ से कहाँ गया, पेट में। इन्हें पता चला कि कितना आपका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस आपने देखा, आपने कितनी स्पीड से देखा। हम जब घर से स्कूल आते हैं और अगर गाड़ी फास्ट चल रही है तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम कम लगेगा। अगर ट्रैफिक भी होगा तो डिस्टेंस तो सेम है, फिर टाइम कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे को अगर जितनी आपकी स्पीड हो रहेगी तो उसी से आपको पता कर सकते हैं कि आपका डिस्टेंस। तो मतलब है स्पीड जब ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। बताइए क्या है? जैसे कि हमने एंगल सीखे, 3D शेप और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और 3D शेप जो एंगल यूज़ करते हैं, एंगल्स वगैरह भी करते हैं, हमने सब कार्ड बनाए और ये हम सेल करेंगे। टुडे वी प्रेजेंटिंग अबाउट बजट कॉस्टिंग। बजट बेसिकली ये होता है जो हम लोग कभी मटेरियल के एग्जाम्पल दूँ, हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग ग्रोसरी वगैरह लेते जाते हैं, तो हम लोग का बजट होता है, हमको इसी हिसाब से हमारे पास इतने पैसे हैं, हमको इस हिसाब से सारा सामान लेना है, तो बजट होता है आपके पास पैसे हैं, आपको उस हिसाब से चीज़ें लेना चाहिए। ये इसमें बजट कैसे आपने किया कभी? हम लोगों ने इसमें बजट कॉस्टिंग ऐसे हम लोगों ने किया है कि हम लोगों के पास एक लिमिटेड बजट था, उसमें से हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए था इसके लिए हम लोगों ने लिए और फिर ये हम लोगों ने बनाया है। ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। महंगी वाली डिश इसमें कैसे बजट किया? इसमें हम लोगों ने
मतलब हमारे पास अमाउंट थी जो हम लोगों ने करी थी। इसके बाद हम लोगों ने उसको जैसे हाफ ऑफ किया, फिर उससे सामान लाए, फिर ये बनाया। अच्छा तो मतलब अच्छा ये चीज़ ऐसे ही कम सामान में काफ़ी लोग खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजिम है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट। अभी हम आपको हाउस डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे। हमने एक प्रोजेक्ट किया था हाउस डिज़ाइनिंग पे। आर्किटेक्चर जो होते हैं वो सबसे पहले हाउस मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले मैप ड्रॉ करते हैं किसी भी घर का। तो हमने ये मॉडल तैयार किए थे, सारे मैप ड्रॉ किए थे सारे। उसके बाद हमने अपनी थर्मो को लिया, उसको मेजर करके हमने अपना बेस बनाया। उसके बाद हमने मेजर करके अपनी वॉल्स बनाई, हमने उस पर ग्रे पेंट किया, अंदर ब्लू के और ब्लैक। उसके बाद हमने मेजर करके वॉल्स बनाई। ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बेडरूम 1 है, लाउंज है, बेडरूम 2 है, स्टोर है। हमने बेस बनाया 17 to 15, मतलब 17 इसकी लेंथ है और 15 इसकी विड्थ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम मेराज जामी साहब का तारुफ करवा दूँ। तो जज्बे जोहदो अमल से ज़िंदगी कोहे गिरां, जज्बे जोहदो अमल से ज़िंदगी कोहे गिरां, बेअमल हो ज़िंदगी तो रेत की दीवार है। बच नहीं सकती तगय्युर के असर से कोई शय, बच नहीं सकती तगय्युर के असर से कोई शय, पहले सुनती थी मगर अब देखती दीवार है। रूह क्यों मुस्तर न हो जामी हरी में जिस्म में, रूह क्यों मुस्तर न हो जामी हरी में जिस्म में, जिस तरफ भी देखती है आहनी दीवार है। मौजूद सामीन, हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे दरमियान इन अशार के खालिक कोनामश शायर और अदीब मोहतरम मेराज जामी साहब बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। उर्दू के अदबी हलक़ों में आपकी ज़ात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप मारूफ शायर फ़याज़ हाशमी मरहूम के भाई हैं। भाई की सोबत ही की बदौलत नौअमीरी ही से आप शायर कहने लगे और दाग स्कूल के आखिरी उस्ताद शायर हज़रत फ़िदा देहलवी के शागिर्द हुए। आपने उर्दू अदब की कई असनाफ़ में तबाह आजमाई की। आपका शेरी मजमुआ रोज़न ख़याल के नाम से छप चुका है। जापानी असनाफ़ अदब, हाइको और सीनरियो आपकी तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहे। उर्दू ज़बान में सैनरियोज़ पर आपकी पहली किताब बीवी से छुप कर मंजर आम पर आ चुकी है। इसके अलावा आप नातिया मजमुए मेराज अक़ीदत, अफसानचों के मजमुए टेलीफोन बंद हो गया, खाकों पर मुश्तमिल मजमुए मेराज मोहब्बत और इदारियों पर मुश्तमिल किताब मकालात इफ्तिताहिया के भी मुसन्निफ़ हैं। आपकी मुरतब करदा कुतुब में कहते हैं तुझे दानिशमंदा, मुताल्लिक़ात मुश्फ़िक़ ख्वाजा, सावन में धूप का खालिक विद्या सागर आनंद, तर्जुमान उर्दू ख्वाजा तारिक महमूद, डॉक्टर जमील जालबी, असरी आगही का एक तनाजुर और उर्दू के मशहूर अशार शामिल हैं। और इसके अलावा कई कुतुब अभी ज़ेर तरतीब हैं। आप अवाइल उमर ही से अदबी सरगर्मियों में शरीक रहे। बच्चों के लिए सिंधी ज़बान में नज़में लिखीं। हरारे पाकिस्तान के कायम करदा क्लब के कन्वीनियर रहे। 24 साल से कई अदबी रसाइल के मुदीर हैं। उर्दू अदब की तरवीज व हया के लिए आपने मुल्कों सफ़र किया। कई ममालिक में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के मंदूब के तौर पर तशरीफ़ ले जा चुके हैं। आपका एक और तारुफ किताबों का शदाई और आशिक किताब होना भी है। आपसे मेरी पहली शनासाई जो हुई थी वो रीगल पर उर्दू के पुरानी किताबों के एतवार बाज़ार में हुई थी, जहाँ पर हम भी जाया करते थे। तो मेरे सीनियर दोस्त राशिद भाई उन्होंने मुझे फ़याज़ मेरा जामी साहब से मिलवाया और ये कहा कि शायद उन्होंने और मैंने भी इनसे ज़्यादा किताबों को इकट्ठे करने वाला अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो माशाल्लाह इनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी है, उसमें कम व बेश 60,000 के करीब 17,000 के करीब उसमें कुतुब हैं। तो इनको जो शौक़ है किताबें जमा करने का, किताबों से वालहाना लगाव है और हम चाहते हैं कि हम ऐसे हज़रात की सोहबत हासिल करें जिससे यही शौक़ हमारे बच्चों में मुंतकिल हो। तो जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। तो हम बहुत मशकूर हैं आपके कि आपने आज हमारे इस प्रोग्राम को अपनी तशरीफ़ आवरी से रौनक बख्शी। अब मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ और पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से एक प्रोजेक्ट है, उसके तारुफ़ के लिए मैं मिस सदफ़ को दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल डियर पेरेंट्स। मैं आपको ये बात समझाने के लिए इकबाल का सहारा लूँगी। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। सो वी एट L2L Academy strive hard to
make sure that our children not only read and study these events of history, but they also go through them with the eyes of those war personals and historians. So this was our oral history project, where students are now going to present you the events of the history. And let's start and let's view the history with the eyes of these students now. पाकिस्तान जिन हालात में बना वो तो दर्दनाक थे ही, लेकिन उसके बाद भी इस मुल्क ने कई ज़ख्म झेले हैं। तारीख़ उन कुर्बानियों से भरी नज़र आती है जो तहरीक पाकिस्तान से शुरू हुई और दौरे हाजिर तक जारी है। These events of history have felt deep marks on the life of many Pakistanis. Our history project gave us a chance to explore and experience these events in a very interesting way. Since history is not just a compilation of facts and figures, but a network of experience for people like us, our integrated project of English, history and geography was a research task about the events of war between India and Pakistan in 1965, separation of Bangladesh in 1971, and the migration of Afghan refugees in 1979. Our project gave us a chance to conduct interviews with war persons and other important figures, and we wrote a detailed report as well. मैं शिबली आयशा के तमाम तालिब इल्मों की जानिब से आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और चाहूँगी कि आप इस तारीख़ के सियाह सफ़ेद मनाजिर को मेरे साथ मुशाहिदा करें। और फिर हुआ यूँ। I am Major Aziz Bhatti. Do not call me. I don't want to come back. I will shed the last drop of blood in the defense of my dear homeland. Pakistan Zindabad. तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ए यारी हक़ के शहीदों लगाने जो आए थे आशियाने को, वो शोरे अपने लहू से बुझा लिए तुमने, सुहाग बचा लिया यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की हुजाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक़ के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। It's August 1965. The clashes between India and Pakistan had taken the place of war. Conflict resumed when Pakistan and Indian forces clashed over disputed territory along the border between two nations. India then attacked Lahore and Kasur front, crossing the international border. 7 सितंबर को पाकिस्तानी जहाबाज पायलट MM आलम ने अपनी बहादुरी की वजह से उनको सितारे जुर्रत से नवाजा गया। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। Pakistani nation stood strong and firm against this Indian retaliation. Soon the tide of the battle was turned and India asked for a ceasefire in United Nations. ये तो थे कुछ 1965 के मनाजिर। पाकिस्तान बेयकीनी की हालात में जंग लड़ते हुए
जीत गया। अब हम आपको दिखाएंगे 1971 के कुछ मनाज़िर। Year of 1971, and what you would witness on stage would be Mr. Zulfikar Ali Bhutto's speech. So let's go back to the history and time travel. लशम, ईरान, मोरक्को सब मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो जो आपके साथ एक मुल्क में रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ एक जद्दोजहद की, जो अब तक मुसलमान हैं और रहेंगे, फैसला आपको करना है कि आपको कैसे ताल्लुकात चाहिए इनके साथ। ठीक है, सुन लो, मैं ये गलती नहीं करूँगा कि मैं अवाम का फैसला करूँ। ऐ खुदाया, अवाम का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे आपको मंजूर है तो ठीक है। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। अरे जनाब, आपको मंजूर है तो ठीक है, क्योंकि हम अक्सरियत से जीते हैं, हमारी हुकूमत होनी चाहिए। देख लेते हैं, इधर हम उधर तुम। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के अक्सरियती लोग हैं। मैं इस मुल्क के मगरबी वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे भाई हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस मुल्क को जहन्नुम मत बनाए, इस मुल्क को तबाह मत करो। अगर हम पुरअमन तरीके से अपने मसाइल हल कर लिए तो मशरकी और मगरबी दोनों हिस्से भाई भाई बन कर रहेंगे। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुल्क से माशल्लाह ख़त्म कर दो। याद रखो, याद रखो, हम इस मुल्क के लिए आज़ादी के लिए खून दिया है और हम और खून देंगे, और अल्लाह ताला की मदद से हम इस मुल्क के लोगों को माशल्लाह से आज़ादी दिलाएंगे। अब के बाद हम जद्दोजहद से हमेशा की आज़ादी की जद्दोजहद है। शुक्रिया। I am Rashid Raz. I want to save my country. My instructor Mutir Rahman is going to the Indian border. The plane has our secret documents. I have to save my country and our documents. I will sacrifice myself and trust in my plane. In 1971, Pakistan lost its arms. We lost East Pakistan and the part with Muslim majority became Bangladesh. It was the best time when we had East Pakistan, but then it became the worst time when we lost it. The separation took place due to conflicts and political power and conflicts of interest. In 1979, the USSR attacked Afghanistan. Their hidden agenda was to take over all the Muslim countries of Asia. They also had their eyes on the warm waters of Pakistan. USA found out that there was some resistance happening in Afghanistan. So USA held Afghanistan through Pakistan. Because USA didn't want Russia to become a superpower. Now let me tell you something amazing. The migration of Afghan Mujahideen was the second largest migration after the migration of Makkah to Medina. Thank you. Justice for Afghanistan! Justice for Afghanistan! Stop killing us! Live long, rest for Afghanistan! Leave us alone, Russia! Justice for Afghanistan! Justice for Afghanistan! Stop killing us! These were one of the initiators of the Afghan struggle. They were the students of Kabul University, and they actually initiated the struggle for independence. And so what you're witnessing now is the resilience and the struggle of these students, okay, included in this political conflict. So now we would listen to the speech of President Jimmy Carter from United States. Hello, I am Jimmy Carter. I am President of United States of America. Me and my government decided to help Pakistanis and Afghanis against USSR because I don't want to Russia become the superpower. I want to remain the superpower. So we hope that you have witnessed these events
in an enjoyable manner. Now the children have prepared a booklet on this report writing, and I would like to ask them to come and display their booklets to all of you. So do have a view of our students' beautiful creation. तमाम वालिदैन की यहाँ मौजूदगी का, आपकी मौजूदगी से जितनी मोटिवेशन हम असातिज़ा को होती है उससे कहीं ज़्यादा इन बच्चों को होती है। आपका हमारे साथ खड़े रहना हमारे लिए बाइस फ़ख्र होता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आपकी आमद का हमारे लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात बताती चलूँ, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? क्योंकि मुझे लग रहा है कि माइक नहीं चल रहा है। अच्छा, ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स, ओरल हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स का प्रोजेक्ट था और बहुत मुश्किल थी इसके साथ, इसको बच्चों के साथ लेके चलना, उनको बतलाना। हमें लग रहा था बच्चे बहुत छोटे हैं, इन तमाम चीज़ों को कैसे समझेंगे, किस तरह हम समझा पाएंगे। सबसे मुश्किल बात तो ये थी, क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी तारीख़ की किताबों में पढ़ा है वो सब सच नहीं है। बहुत कम कहीं कोई बात सच्चाई से लिखी हुई है। तो इस हवाले से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ राना आसिफ साहब का। यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं, आवाज़ नहीं आ रही है भाई, और डेली एक्सप्रेस के साथ इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने हमारे बच्चों को आकर के ये बतलाया कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड व्हाई वी शुड लर्न हिस्ट्री, कि वो कौमें जो अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं, तारीख़ उनको भूल जाती है। तो राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे बच्चों की मदद की। डॉक्टर इरफान नबी साहब एंड ग्रुप कैप्टन नियाज नबी साहब, आपने हमारा साथ दिया। डॉक्टर इरफान नबी के बड़े भाई 65 और 71 दोनों जंगों में मौजूद थे और उन्होंने आंखों देखा हाल बच्चों को बताया। बहुत मुश्किल था उनके लिए, उसको रिकॉल करना बहुत तकलीफदेह था। बल्कि डॉक्टर साहब की बहन भी मौजूद थी बांग्लादेश में, तो she refused, she said I cannot recall all those experiences. Thank you so much, Dr. Irfan. You took out the time and एक और हमारे पेरेंट हैं सैयद कुतुब अहमद साहब, जिन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से हमारे बच्चों को इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा मिसारा मैं तो सच जो जिस तरह था मैं उस तरह बताऊंगा, मैं लकी लिखी नहीं रखूंगा। मैंने कहा सर बिल्कुल नहीं लकी लिखी रखिएगा, और जिस तरह की बात है उसी तरह बताइएगा। कम से कम किस नस्ल को तो सच पता, हमें नहीं पता, हमें कभी नहीं पता लग सका कि 65 की जंग में क्या अफगानी थी। हमें नहीं पता 71 में क्या हुआ था। हमें नहीं पता कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जो पाकिस्तान का डेमोग्राफिक्स है अफगानिस्तान के हवाले से, उसके पीछे क्या मसाइल थे। तो वो पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए थे कुतुब साहब, और उन्होंने बच्चों को तफसील से बताया। और हम बहुत मशहूर हैं वालिदैन के, इन्होंने हमारे साथ खड़े रह के हमारी मदद की और इस पूरे प्रोजेक्ट में बच्चों को इंफॉर्मेशन दी। ये प्रेजेंटेशन जो भी बच्चों ने आपके सामने की, ये दिखने में आसान लग रही है, इसको कंपाइल करना, इसको इस अंदाज में प्रेजेंट करना कि लोग कनेक्ट कर सकें, ये आसान काम नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि इनके उस्ताद मिस सदफ ज़हरा कहाँ हैं, उनके लिए और इन बच्चों की मेहनत के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है, तो इनके लिए जरा जोरदार तालियां दो। जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को ओन किया है और प्रेजेंट करवाया, दिन रात 2 बजे में मेरी इनसे बात हुई थी, तो वो बैठ के कुछ उस पर रिसर्च कर रही थी और समझ रही थी। तो अल्लाह ताला हमारे हर स्कूल में, इस वतन के हर स्कूल को ऐसे असातिज़ा से नवाजे, तो क्या ही बात है। हमने अपनी अब्बास जाफरी साहब की किताब से भी मदद की थी, क्रॉनिकल्स
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तान बच्चों को उससे मुतारिफ कराया और हम विजिट्स पे भी लेके गए, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ ख़ारिश बाकी रह गई और कुछ सीखने का दिल चाह रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं होना चाहिए, ये तो एक जारी सबक होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा वालिदैन के साथ शेयर तो करें थोड़ा सा बैकग्राउंड। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं यहाँ शबीर को उर्दू इस्लामात पढ़ाता हूँ। उर्दू में हिस्सा नसर मैं पढ़ाता हूँ और हिस्सा नज़म सरहमाद पढ़ाते हैं। और हिस्सा नसर में इस सेमेस्टर में बच्चों ने तितरस बुखारी के जो मज़ामीन हैं वो पढ़े हैं और उसको पढ़ते हुए बच्चों ने जो सरगर्मियाँ की है बुनियादी तौर से तो वो तज़कीर और तानीस के हवाले से है। यानी उर्दू ज़ुबान के अंदर किसी भी लफ्ज़ के मुज़क्कर या मुअन्नस होने का मयार क्या होता है तो वो बुनियादी तौर से इन बच्चों को जो है समझाने की कोशिश की गई है। तो अभी जो बच्चे आपको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो ये दर हकीकत मुकालमा है और जो मुकालमा है वो इसी तज़कीर और तानीस के हवाले से है कि बच्चे अपने दादा जान और दादी जान से मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से पूछते हैं कि दादा जान ये जो लफ्ज़ दर्द है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो ज़ाहिर है कि बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि तज़कीर क्या होती है, तानीस क्या होती है, मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है। तो उनके पूछने का अंदाज़ ऐसा होता है कि दादा जान ये जो लफ्ज़ दर्द है ये लड़का है या लड़की है। तो दादा जान और दादी जान दोनों मिलकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मुकालमा चलता है और वो जवाब देते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, दादा जान जवाब देते हैं और वो सवाल करते हैं। तो आखिर में देखते हैं कि आया दादा जान और दादी जान ने अपने पोतों पोतियों को मुतमईन किया या नहीं किया। तो इस हवाले से मुकालमा सुन लेते हैं। दादा जान दर्द लड़का होता है या लड़की? लड़का। बेटा इसलिए कि दर्द उठती नहीं उठता है और अच्छी होती नहीं अच्छा होता है। दादा जान दर्द को लड़का क्यों कहते हैं? बेटा इसलिए कहते हैं कि वो शरीर होता है, तंग करता है। लड़कियां तो शरीर नहीं होती ना, वो तकलीफ तो नहीं पहुंचाती, आराम पहुंचाती हैं। मगर तो तकलीफ लड़की होती है, आराम लड़का क्यों? मगर तकलीफ तो लड़की होती है, आराम लड़का क्यों? भाई बात लड़कियां भी तो शरीर होती है ना, आखिर बस तो तकलीफ एक ऐसी ही शरीर लड़की है, लेकिन देखो खुशी लड़की है और रंज लड़का। दादा जान इन्हें लड़का लड़की कौन बनाता है? बेटा बोलने वालों ने बनाया है, जैसे अल्लाह मियाँ किसी को लड़की किसी को लड़का बनाकर भेज देते हैं। तो वो तो इसलिए बनाते हैं कि बड़े होंगे तो उनकी शादी हो जाएगी। क्या दर्द और तकलीफ की भी शादी हो सकती है? हाँ हो सकती है, बल्कि होती है। जिस्मानी दर्द का दिली तकलीफ के साथ जोड़ लगता ही रहता है, दोनों एक जाते हैं। अच्छा तो क्या उनके बच्चे भी होते हैं? हाँ होते हैं, जरूर होते हैं। आहें, आंसू, कराहें, सिसकी, सुक्की, इन्हीं के बच्चे तो हैं। ठहरिए, एक आंसू को छोड़कर बाकी सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। आहें, कराहें, सिसकी, सुक्की, उफ, हाय। क्या मुज़ायका है, इनके लिए कोई दाम दहेज का इंतजाम तो करना ही नहीं पड़ता। इन्हें पहचानते कैसे हैं कौन लड़का कौन लड़की? बेटा ऐसे पहचानते हैं जैसे इंसानों को पहचानते हैं, यानी नाम से। अब किसी का नाम शाहिदा हो तो वो लड़की है और शाहिद हो तो वो लड़का। शाहिद की तरह कासिद, जाहिद, वालिद, कायद, मुर्शिद सब लड़के शुमार होंगे। मगर कायदा तो लड़का है, जब शाहिदा लड़की है तो कायदा और फायदा लड़के कैसे हो गए? शाहिदा तो आती है और कायदा पढ़ा जाता है और कायदा भी होती नहीं होता है। हाँ ये ज़रा सी ज्यादती थी, मगर देखो इसकी जगह कायदे की जमा को कवायद मुअन्नस बना दिया गया है। दादा जान कवायद बन जाते हैं कि बन जाती हैं? अभी तो आपने कहा कि कवायद को कायदे की जाए लड़की बनाया है, कवायद की जाती है पढ़ी जाती है, फिर कवायद को लड़की क्यों नहीं बनाया? देखो ओहो चुप हो जाओ कमबख्त, तुमने तो बच्चों को परेशान ही कर दिया है। रुको मैं समझाती हूँ। देखो ये तज़कीर और तानीस का मसला है, हमारे यहाँ ये समाई नौयत बाकी हुई है। मतलब हमारे कान बताते हैं कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस। लेकिन अगर लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो कान कैसे बताएंगे? कान हो या आंखें, क्या ये आप किसी लफ्ज़ को लड़का और किसी लफ्ज़ को लड़की बना सकते हैं?
मतलब ये है कि सुनकर या देखकर महसूस हो जाता है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस। मगर मुझे तो दर्द लड़की लगती है। चलो यूं ही सही, तुम यूं ही बोला करो, और लोग भी बोलते हैं, तुम अकेले नहीं। मगर याद रखो तज़कीर और तानीस की भी कुछ वाज़ेह अलामतें हैं। जैसे छोटी पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ तुम देखोगे कि मुअन्नस होंगे और अलिफ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ मुज़क्कर, जैसे अब्बा, अम्मी, नाना, नानी, शौहर, खैर खैर। जैसे ये तुम्हारे दादा हैं और मैं तुम्हारी दादी। यानी भाई को भाई कहना गलत है, भा का करूँगी या भैया और अब्बा को आबी। लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। क्या धोबन को धोबी लिखूं और धोबी को धोबा? आदमी तो पैर औरतें भी होती हैं और शायद कुछ ज़्यादा ही आदमियत होती है, क्योंकि आदमी के आखिर में लड़कियों वाली ये आती है मगर हाथी को क्या लिखूं, क्या कहूँ, क्या लिखूं, लड़की या लड़का? हाथी तो खैर ठीक है। देखो हथनी में जो नी है वो अलग से लगाया हुआ इलाय का नहीं बल्कि लफ्ज़ का लाजमी जुज़ है, और नी भी एक अलामत तानीस है। जैसे पानी, और आपने उस दिन शेर में एक लफ्ज़ कहा था बंधानी। हाँ, वो शेर कुछ इस तरह था कि कहा लोग ये बंधानी को जूता खोर कहते हैं, तो फरमाया कि मुझे तू भी इसी जोगा। बेटा बंधानी में जो नी है वो अलग से लगाया हुआ इलाय का नहीं बल्कि लफ्ज़ का लाजमी जुज़ है। तो इन सबको क्या कहते हैं? ये मुअन्नस है, दाया, अना, मामा, आया, ये मुअन्नस है। आया, आई, क्या आया? देखो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। वो जब बड़े हो जाओगे तो समझ सकोगे कि उर्दू ने कई ज़बानों के असरात को कबूल किया। कहीं संस्कृत से उर्दू का अलिफ लिया, कहीं प्राकृत से उर्दू का अलिफ, और निस्बत की भी कई किस्में हैं। ये सिफ्त के लिए भी आती है और निस्बत के लिए भी। निस्बत के लिए तो अंगूठी आती है, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं। आज की प्रेजेंटेशन होगी। इस्लामियात के अंदर भी बच्चों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी हैं और बच्चे जो अभी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो हज की प्रेजेंटेशन है। हज पढ़ना तो शायद आसान हो, पढ़ाना आसान हो, लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक वाक़या मशहूर है ना कि हज के हवाले से जो एक बुनियादी किताब लिखी गई है किताबुल हज के नाम से, इमाम इब्न सीरी रहमतुल्लाह ने लिखी है। तो वो ख़ुद जब हज करने चले गए तो ख़ुद तो उन्हें किताब लिखी हज के ऊपर, लेकिन जब ख़ुद वहाँ गए तो ख़ुद ही हज में गलती करके आ गए। यानी जब हम तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ हम क्लॉक वाइज करते हैं, एंटी क्लॉक करते हैं, एंटी क्लॉक करते हैं, तो उन्होंने क्लॉक वाइज जो है वो तवाफ़ करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आपने आने से पहले क्या इमाम इब्न सीर रहमतुल्लाह की वो किताब नहीं पढ़ी थी? तो बताने लगे मैं ही हूँ इब्न सीर और मैंने ही वो किताब लिखी है। तो जो हज का जो मामला होता है एक ऐसी इबादत है कि इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चों ने स्टेप बाय स्टेप ये बच्चे आपको बताएंगे हज का पूरा तरीक़ा। तो मैं बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और तरतीब से हज का पूरा तरीक़ा आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामीन है। आज मैं आपको हज के बारे में स्टेप बाय स्टेप तफसील से बताऊंगी। हज का लिटरल मायना होता है नियत करना, लेकिन शरीयत में हज का मायना होता है मखसूस वक्त पर मखसूस जगहों की ज़ियारत करना। मखसूस वक्त से मुराद है शवाल, ज़ीक़त और ज़िलहज, और मखसूस मकामों से मुराद है मुज़दलिफ़ा, मिना, अरफात और भी बहुत से। हज का पहला रुकन होता है एहराम, जो कि आपको हादिया बताएंगी। हज की 3 किस्में होती हैं, हज इफ़राद, हज तमत्तु और हज क़िरान। हज इफ़राद जो होती है उसमें हम खाली हज करते हैं, और हज तमत्तु जो होती है उसमें हम लोग हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन 2 एहरामों से। और जो हज क़िरान होती है उसमें हम लोग हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन 1 एहराम से। एहराम एक हालत का नाम होता है जिसमें आप पे कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे आप नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, कोयू नहीं लगा सकते और शिकार नहीं कर सकते। एहराम की हालत में आने के लिए आपको 2 काम करने होते हैं, पहली नियत और दूसरी तलबिया। एहराम की हालत में आपको मिकात से पहले आना होता है, जिसके बारे में आपको मैमूना बताएंगे।
मिकात एक ऐसी मखसूस जगह है जहाँ से आप बगैर एहराम के गुजर नहीं सकते। दुनिया के टोटल 5 मिकात है। एक यलमलम, जुल्हुलैफा, ज़ात आरा और क़ैनुल मनाज़िल और अल-जफ़ा। पाकिस्तान का मिकात यलमलम है। उसके बाद तवाफ़ है जो कि आपको लाज़िम है। तवाफ कहते हैं चक्कर लगाने को। हम लोग खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं और उससे पहले हम लोग अपना दाएं कंधे को खोल के बाएं कंधे को ढक लेते हैं, उसे इस्तिबा कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने दाएं कंधे को खोल के बाएं कंधे को ढक लेते हैं। फिर हम लोग रमल करते हैं। रमल कहते हैं अकड़ अकड़ के चलने को। शुरू के हम लोग 3 चक्कर अकड़ अकड़ के चलते हैं, फिर आखिरी के 4 चक्कर हम लोग नॉर्मली चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग हमारा ऐसे तवाफ कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग 3 काम करते हैं। पहला, हम लोग खाने काबा के दरवाजे के बीच में और हजर अस्वद के बीच में जो जगह होती है उसे मुल्तज़म कहते हैं। वहाँ पे हम लोग दुआ मांगते हैं, वहाँ पे दुआ कबूल हो जाती है इसलिए। और इसके बाद हम लोग दूसरा काम ये करते हैं कि हम लोग मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आब ज़मज़म पीते हैं और हम लोग अपना तवाफ हजर अस्वद पे ही शुरू करते हैं और हजर अस्वद पे ही ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह। आपको सही के बारे में बताऊंगा। सही एक 2 पहाड़ियों का नाम है। 2 पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में तवाफ करने को, उनके बीच में चलने को सही कहते हैं। हम लोग सफ़ा से शुरू करते हैं और मरवा पे ख़त्म करते हैं और ऐसे हम लोग 7 चक्कर लगाते हैं। और सही करने से पहले जो है हम लोग हजर अस्वद का बोसा लेते हैं या तो उसका इशारा लेते हैं। और बोसा का एक दूसरा मायना होता है इस्तिलाम करना। और जब हम फिर उसके बाद बीच में सफा और मरवा के बीच में एक जगह आती है जहाँ पे हमें भागना होता है और वो जगह होती है जहाँ पे ग्रीन लाइट होती है और उस जगह पे हमें भागना होता है। और फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको ज़ैनब बताएंगी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला था। उसमें से एक आजमाइश ये थी कि अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ना है। उन्होंने अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ने सवाल किया, आपने मुझे तो क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। फिर हाजरा रज़ी अल्लाह ने पूछा, अल्लाह ताला का हुक्म है? तो उन्होंने अपना सर हिलाते हुए हाँ बोला। तो फिर थोड़ी देर हुई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गए। तो फिर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ने सफा से मरवा तक 7 चक्कर लगाए थे। उन्होंने अपने पैरों को ज़मीन पर रखा था तो पानी निकल आया था। तो फिर उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हमको 7 चक्कर लगाए थे। मेरा नाम है। मैं आपको के बारे में अगर हम लोग हज्जी की राह कर रहे होते तो हमें 8 जगह वेट करना होता है। अगर हम लोग हज्जी का वक्त कर रहे होते तो हमें हलक या कसर करना होता है। हलक मतलब पूरा करना होगा और कसर मतलब एक पोर के बराबर अपने बाल पर बांधना। और यहाँ पर आगे हमारा उम्रा खत्म हो जाता है। इसका असर क्या होता है? इसका होता क्या है? आप आएगा हलक या इसके ऊपर इसको हलक या कसर करने से हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ लगी थी वो हट जाती है। जैसे हम नाखून काट सकते हैं, थले में कपड़े पहन सकते हैं। 8 ज़िलहज्जा को हमारा हज शुरू हो जाता है। 8 ज़िलहज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फजर तक हम मिना में होते हैं और वहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। और 9 ज़िलहज्जा की फजर के बाद हम अराफात के लिए रवाना हो जाते हैं। 9 ज़िलहज को हम अराफा सवाल से लेके मगरिब तक इबादत करते हैं। खड़े होकर करना ज़्यादा सवाब है, वरना बैठ के भी कर सकते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर आगे मुज़दलिफ़ा जाते हैं। जब हम अराफात से मुज़दलिफ़ा जाते हैं तो उधर हम जाके
हम मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर जाते हैं अरफात से, और वहाँ पे मगरिब की नमाज़ ईशा की नमाज़ के साथ पढ़ते हैं। पहले हम मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम ईशा के फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम मगरिब की सुन्नत पढ़ते हैं, फिर हम ईशा की सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद हम ईशा के वितर पढ़ते हैं, और इसके बाद हम 70 अंकर जमा करते हैं, क्योंकि अगले दिन जहाँ हमें जाना होता है वहाँ पे नहीं मिल सकता। तो और हम लोग रात को वहीं काम करते हैं, अलग अलग इबादत करते हैं। उसके बाद 10 ज़िलहिज्जा को हम लोग 4 काम करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हम लोग को सबसे बड़े शैतान को 7 कंकर मारना। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोला था, हुक्म दिया था कि अपने बेटे को कुर्बान कर दें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं पहाड़ियों में जाकर कुर्बान कर देता हूँ, वरना गांव के लोग सोचेंगे कि ये क्या क्यों कर रहे हैं। तो जब वो पहाड़ियों में जा रहे थे, तो पहले पहाड़ पे उन्हें शैतान मिला। वो एक इंसान के रूप में था। उसने पूछा, ए इब्राहिम, तुम अपने बेटे को ज़िबा क्यों कर रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला कि अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान ने बोला कि तुम अपने से अजीज चीज़ को कुर्बान कर दोगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि शैतान है, तो उन्होंने एक कंकर उठा के शैतान को मारा, तो शैतान गायब हो गया। फिर वो और आगे जाने लगे। दूसरी पहाड़ी पे भी फिर उन्हें शैतान मिला, तो वापस से ऐसा ही हुआ। शैतान ने पूछा, ए इब्राहीम, तो अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से समझ गए कि वो शैतान है। तो फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को दोबारा कंकर मारा। ऐसा 3 बार हुआ। जब वो पहाड़ी पर पहुँच गए, तब उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान किया। कुर्बान करने के लिए लेटाया, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक दुम्बा आया, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा कुर्बान हो गया। इसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हम 7 कंकर मारते हैं। 10 ज़िलहिज्जा का जो 4 काम होते हैं, उनमें से दूसरा काम कुर्बानी होता है। और कुर्बानी अगर आप हज किरान करें तो आपके ऊपर 2 लाज़िम होती हैं। अगर आप हज तमत्तु कर रहे हैं, आपके ऊपर 1 कुर्बानी लाज़िम होती है। ये 2 कुर्बानी होती हैं, उनमें से एक हज की होती है और एक मालदार होने की होती है। और जो मालदार होने की होती है वो आप कहीं भी कुर्बान कर सकते हैं, और जो हज की कुर्बानी होती है वो आपको हुदूद हरम में करनी होती है। ज़िलहिज्जा का जो हमारा तीसरा काम होता है वो हलक या कसर होता है। हलक या कसर करने से हम लोग हिलाल होते हैं, यानी जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ होती हैं वो हट जाती हैं। जैसे हम नाखून काट सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं। हलक मतलब पूरा करना होना, और कसर मतलब एक बोर के बराबर अपने बाल तक लेना। 10 ज़िलहिज्जा को जो आखिरी और चौथा काम होता है वो होता है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज़ है? सुन्नत है, वाजिब है, बताएं। देखिए, फ़र्ज़ है ना। उसके बाद 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को हम लोग तीनों शैतान को साथ साथ कंकर मारते हैं। तो इसकी वजह तो हमारे 63 कंकर कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी के 7 होते हैं वो हमने 10 ज़िलहिज्जा को मारते हैं। इसी के साथ हमारा हज खत्म हो जाता है। घर जाने से पहले हम लोग इस तवाफ करते हैं, तवाफ विदा, वो वाजिब होता है। उसका तरीका वो है जो रामीन आपको बता चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा हज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा।
Thank you. So Huzaifa Rahman would now present you a beautiful poem called Try Again, and students will also demonstrate this poem that how life is very unexpected. It is always challenging, but what we need to do as individuals is to keep striving, keep trying, and ultimately the success will be ours, inshallah. So now, listen to this poem. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail. If you would at last prevail. Try again. If we strive, it's no disgrace. Though we did not win the race, what should you do in that case? Try again. If you find your tasks hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. 'Tis a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail. If you would at last prevail, try again. If we strive, it's no disgrace. Though we did not win the race, what should you do in that case? Try again. If you find your tasks hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. Thank you. आज जो आपने कुछ चीज़ें, मैं मिसाल के तौर पे वो जो हिस्ट्री प्रोजेक्ट था, इसके अंदर जो समझने की चीज़ ये है कि जैसे कि हमारे इदारे का नाम है लर्न टू लर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये यानी कि यहाँ हम ये सीखते हैं कि सीखा कैसे जाता है। जब एक नया प्रोजेक्ट कोई टीचर कंसीव करता है, सोचता है, तो जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जिनमें हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाने का एक्सपीरियंस लोगों को नहीं होता, तो टीचर्स भी सीख रहे हैं। अच्छा, और इस सीखने के अंदर इवन वो लोग भी जब एक नया प्रोजेक्ट हम कर रहे होते हैं तो हमारी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट की लर्निंग नहीं हो रही होती, टीचर की भी लर्निंग होती है। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट करेंगे तो यू विल सी दैट यू हैव लर्न। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 32 साल से हूँ और मैं यही नोट कर रहा हूँ कि मैं हर दफ़ा जब मैं किसी इदारे में इवन पुराना वाला काम कर रहा होता हूँ तो आई फाइंड देयर आर न्यू थिंग्स टू लर्न। तो ये लर्निंग जो है ये एक पेशेंस का गेम है। इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो कॉन्फिडेंस ये होता है कि ठीक है, मैं आगे एक दो कदम आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है मुझसे गलती हो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। और फिर जब आप वो करते हैं, दूसरी दफ़ा कोशिश करते हैं, जैसे ये ट्राई अगेन के अंदर भी बात थी, तो आप सीखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वही चीज़ एग्जैक्टली करनी है तब तो सही है, लेकिन अगर वही चीज़ एग्जैक्टली आपको नए सेट ऑफ लोगों के साथ करनी है तब भी इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि इंसान के बिहेवियर्स होते हैं, उनके कल्चर होते हैं, उनके स्टाइल्स होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं, हमारा ख्याल रहता है कि वो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, अक्सर दफ़ा उसमें बच्चों को बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और वो प्रोजेक्ट जो मैंने कल ही सोचा होता है और आज मैं करने की कोशिश करता हूँ वो कामयाब हो जाता है। उसके अंदर एक फ्रेशनेस होती है। तो इट इज़ एन एक्सपीरियंस इन डिस्कवरी ऑफ आवरसेल्व्स, आवर पोटेंशियल
and our interests also. और ये जो काम है ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो बिल्कुल एक सेट माइंड से चल रहे हैं। अगर आप स्कूल के अंदर आमतौर पर देखें तो लेसन प्लान पहले से बना हुआ होता है, वो ही लेसन प्लान आज क्या तारीख है, 10 तारीख है, तो 10 है ना, 10 तारीख, तो वो उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि 10 तारीख को अंग्रेजी के इस पीरियड के अंदर आपको ये करना। उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो इट इज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ लर्निंग। वो टीचर्स जिनको इन तमाम कार्रवाइयों में मजा, यानी कि दोज हु वुड लाइक टू एक्सप्लोर द हिडन पोटेंशियल्स इन देम आर द सक्सेसफुल टीचर्स। और फिर मजा आना शुरू हो जाता है अपनी डिस्कवरी में, अपने उसमें। और जो बच्चे हैं उनको भी साथ साथ ये एक्सपीरियंस जो है ये सिखा रहा होता है कि नई चीज़, नई जॉनरे, नई चीज़, मैं ये काम तो बहुत अच्छा करता हूँ। हम अपने कंफर्ट जोन में जब वो तैयार हो जाते तो वो तैयारी कर रहे हैं प्रोग्राम की, तो इसलिए मैंने कहा इस दरमियान में मैं उन डायनेमिक्स की बात करूँ। और ये बात दफ़ा बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है टीचर के लिए, ये बहुत मुश्किल काम होता है, उसने बहुत तैयारी की होती है और लेकिन वो रिजल्ट उसको वैसा नहीं मिलता जिस तरह से वो चाह रहा होता है, वो क्लिक नहीं होता है, वो लोग भी क्लिक होते हैं, मेरे ख्यालात मेरे एग्जीक्यूशन के साथ क्लिक होते हैं। इसका तैयारी से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, इसका ताल्लुक स्पॉन्टेनियसली से भी होती है। बात चीज़ें स्पॉन्टेनियसली बहुत अच्छी हो जाती हैं, बात चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती। बट दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, और यही लर्निंग का काम है। और न सिर्फ ये अब हमें इस इदारे में 10 साल हो गए, और ये जो लर्न टू लर्न है, यानी कि लर्निंग के किस तरह से लर्निंग होती है, ये हम आज तक कर रहे हैं। मतलब कोई दिन कोई PID ऐसी नहीं है कि जब मैंने कोई नई चीज़ ना सिखाई। और इसके अंदर जो तो इदारा भी सीख रहा है, टीचर्स भी सीखते हैं, और बच्चे तो माशाल्लाह इसके अंदर आगे ही होते हैं, क्योंकि हम उनके ज़रिए सीख रहे होते हैं कि किस तरह से वो उनकी सलाहियतें ब्लूम करनी शुरू होती हैं, किस तरह से वो एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ आया था जिसके अम्मा अब्बा बहुत परेशान थे और रोज़ाना आके सर खा रहे होते थे हमारा, और फिर वो जब उस स्टेज से निकल कर अब उसमें वो कॉन्फिडेंस आ गया है और वो सारे काम कर रहा है। तो अभी एक शादी के अंदर उसके भाई की शादी थी, तो मैं जब वहाँ गया तो उसके दादा जो थे वो इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं, इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरा तो रोल बहुत ही कम है, रोल तो उन टीचर्स का है, उस इदारे के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उस बच्चे में ये कॉन्फिडेंस पैदा किया कि वो अपने खानदान का सबसे कॉन्फिडेंट तरीन बच्चा समझा जाने लगा। और उनकी वालदैन को परेशानी शुरू में, वालदा को बहुत ज़्यादा ये थी मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या है, स्लो है, ये है, वो है, उस तरह के ख्याल। लेकिन ये बच्चे की नेचुरल ग्रूमिंग होती है, उसके अंदर आपका पेशेंस बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर पीयर प्रेशर से बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरे वो जो नतीजा है वो तो फलां स्कूल में जा रहा था, तो उसके ऊपर सुखाव के पर लग रहे हैं और उसने फलां जगह गया है, वहाँ वो ग्रेड बोलना शुरू कर दिया, मेरा बच्चा तो आगे नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों की सलाहियतों पे आप यकीन रखें और उसके बिलीफ पे। शुक्रिया बहुत। मैं अपने शुआरा से पहले तारुफ करवाना चाहूँगा हमारे सदर मुशायरा जनाब कुमार बाला बनकवी साहब, और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए जनाब खुश हैदराबादी साहब, खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ़ लाए जनाब काजू किशमिशी साहब, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए जनाब मंजर भोपाली साहब, कराची के मारूफ शायर जनाब एजाज रहमानी साहब, थोड़ा आगे होकर बैठो नजर नहीं आ रहा, और खैबर पख्तूनख्वा से तशरीफ़ लाए जनाब बादाम मरदानवी साहब, जनाब सिंध धरती से तशरीफ़ लाए जनाब फख्र अमरोली साहब, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, मोहतरमा सुल्ताना दुल्की साहिबा, कराची के मारूफ शायर मोहतरम जनाब नीम बटालवी साहब,
हिंदुस्तान के मारूफ शायर मोहतरम नवाज देवबंदी साहब, पाकिस्तान की मशहूर तंजिया शायर जनाब अनवर मसूद साहब, कालापुर से तशरीफ लाए जनाब टून मेरेटी साहब, और हिंदुस्तान के मारूफ शायर जनाब इंदौरी साहब, और सदर मुशायरा का मैंने तारुफ करवा दिया है। भाई नाज़रीन, मुशायरे के लिए भी शेर ला दो। मुशायरा शुरू करने से पहले आप लोगों को मुशायरे का आदाब को तो मालूम ही होगा। हम अच्छे शेर पे दाद देते हैं और अच्छा शेर ना उस पर भी दाद देते हैं, और जो समझ में आता है उस पर दाद देते हैं, समझ में नहीं आता उस पर डबल दाद देते हैं। तो इससे इस तरह पेट्रोल गाड़ी के लिए ज़रूरी होता है, इस तरह शायरी के लिए आप की दाद ज़रूरी होती है। चलिए हम मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मैं सबसे पहले दावत देता हूँ हमारे मुशायरे के पहले शायर जनाब खुश हैदराबादी साहब को कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब सदर की इजाज़त से। इस घर की बदल जाती है दुनिया मेरे पीछे, इस घर की बदल जाती है दुनिया मेरे पीछे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे पीछे। यूं लगता है जब चीख के कहती है कहाँ थे, यूं लगता है जब चीख के कहती है कहाँ थे, रख दे कोई चुपके से पटाखा मेरे पीछे। बहुत बुरे हालात हैं आपके। बेलन से बचा झाड़ू पड़ी, बेलन से बचा झाड़ू पड़ी, जूता भी आया आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे पीछे। कल रात को डरबे में हुआ अंडे पे झगड़ा, कल रात को डरबे में हुआ अंडे पे झगड़ा, मुर्गी मेरे आगे तो मुर्गा मेरे पीछे। ये थे जनाब खुश हैदराबादी साहब। अब आपको पता चल गया होगा ये इसम बामुसम्मा थे, खुश क्यों थे। अब मैं खैबर पख्तूनख्वा के शायर जनाब काजू किशमिशी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश फरमाएं। बस एक दरखास्त मैं ये करूँगा, ये फैमिली मुशायरा है, तो मोहतरम पीने पिलाने का शौक़ रखते हैं तो फैमिली के आदाब का ख्याल रख के, तो ऐसी बात है कि लेकिन माड़ा हमने तो बना लिया, चलो कुछ कहता है। सदर मुशायरा की इजाज़त। मुल्क में हमारे अब लोग सारे पाप पीते हैं, मुल्क में हमारे अब लोग सारे पाप पीते हैं, होश में ना आ जाए डर के मारे पाप पीते हैं। गौर एक बुजुर्ग कहने लगे दुनिया एक नशा सा है, एक बुजुर्ग कहने लगे दुनिया एक नशा सा है, गौर से जरा देखो चांद तारे पाप पीते हैं। जिनके पास सब कुछ है वो तो छोड़ते ही नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं वो गम के मारे पाप पीते हैं। बहुत खूब जनाब। शादी बात या आदत तो समझ में आती है, शादी बात या आदत तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ नहीं आती क्यों कवारे पाप पीते हैं। जनाब काजू किशमिशी साहब। अब मैं दावत देता हूँ हिंदुस्तान के हमारे शायर तरन्नुम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे मंजर भोपाली साहब। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पढ़ना तेरा हो आईना हमारा है, अक्स पढ़ना तेरा हो
भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा क्या बात है, तजुर्बा हमारा है। दोबारा सुनाइए शेर। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी ज़ख्म खा के जागेगी, गैरत जिहाद अपनी ज़ख्म खा के जागेगी, गैरत जिहाद अपनी ज़ख्म खा के जागेगी। पहला बार तुम कर लो, दूसरा हमारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जनाब भोपाली साहब, और अब मैं दावत देता हूँ हमारे कराची के बहुत मारूफ और सीनियर शायर जनाब एजाज रहमानी साहब। एजाज रहमानी साहब जवानी मैंने बहुत जवानी भी पड़ी। सदर मुशर्रफ की जब राहबर सो गए, हम सफर सो गए, राहबर सो गए, हम सफर सो गए, कौन जागेगा हम भी अगर सो गए, कौन जागेगा हम भी अगर सो गए, कौन जागेगा हम भी अगर सो गए, ये हमारे मुकद्दर का अंधेर है, ये हमारे मुकद्दर का अंधेर है, जब भी नजदीक आई सहर सो गए, जब भी नजदीक आई सहर सो गए, जब भी नजदीक आई सहर सो गए, मिट गया दिल से क्या खौफे दारो रसन, मिट गया दिल से क्या खौफे दारो रसन, लोग फूलों पे क्या सोच कर सो गए, लोग फूलों पे क्या सोच कर सो गए। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं, सो गई कौम जब दीदावर सो गए, सो गई कौम जब दीदावर सो गए, अपनी बर्बादियां अपने हाथों हुई, अपनी बर्बादियां अपने हाथों हुई, जागना था हमें हम मगर सो गए, जागना था हमें हम मगर सो गए, बेघरों को तकल्लुफ से क्या वास्ता, बेघरों को तकल्लुफ से क्या वास्ता, नींद आई सरेरा गुजर सो गए, नींद आई सरेरा गुजर सो गए, तुम तो एजाज फूलों पे बेचैन हो, तुम तो एजाज फूलों पे बेचैन हो, जिनको सोना था वो दार पर सो गए, जिनको सोना था वो दार पर सो गए। क्या बात है, क्या बात है। एजाज रहमानी साहब, और अब मैं खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए दूसरे शायर मोहतरम जनाब बादाम मर्दानी साहब को दावत कलाम देता हूँ। आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। ये नहीं चल रहा क्या? ये चेक करना, ये इनके इशारे रुक जाते हैं, हाथ में माइक आ जाता है। तो वो चल रहा है, आगे हो, करीब आओ, करीब आओ इसके, बोलो। हेलो, नहीं चल रहा। सदर मुशायरे के जाओ। हम लाए थे दुकान से मछली निकाल के,
हम लाए थे तूफान से मछली निकाल के, इस मछली को खाना मेरे लोगों उबाल के। किस्सा हमारी मछली का हो किस तरह बयां, किस्सा हमारी मछली का हो किस तरह बयां, होता जो तेल मछली को तल लेते हम यहाँ। हर साल बदल जाती है मछली की आमियाँ, हर साल बदल जाती है मछली की आमियाँ, कांटों के ढेर देखो ये मछली की है खजा। भिजवाई अमेरिका ने है डब्बे खिलाल के, इस मछली को खाना मेरे लोगों उबाल के। बेचारी मछली आई थी 500 का रेट में, मारी किसी ने डंडी मछली के रेट में। कांटे बहुत ज्यादा थे मछली के पेट में, एक हिस्सा तुम भी काट के रख लो प्लेट में। मशरिक चला गया तो है लाले शुमाल के, इस मछली को खाना मेरे लोगों उबाल के। ये थे जनाब फदा मर्दानी साहब। अब मैं सिंध धरती से आए हुए शायर जनाब फख अमरोही साहब को दावत कलाम पेश करता हूँ। तालियों में इस्तेमाल होना चाहिए तमाम द्वारा। सदर मुशायरे की इजाज़त से साईं चंद अशार पेश करना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, दरमियान में ना बोलिएगा। मेहरान की मिट्टी में हमने जब तैरना सीखा बचपन में, सुनो सुनो सुनो, मेहरान की मिट्टी में हमने जब तैरना सीखा बचपन में, जब दरिया सूखा होता है साईं होता है साईं होता है। आटा गायब, चावल गायब, चीनी गायब, सब्जी गायब। आटा गायब, चावल गायब, चीनी गायब, सब्जी गायब, जब खाने वाली हुकूमत हो साईं होता है साईं होता है। यहाँ रोज धमाके होते हैं, अभी और भी धमाके होंगे यहाँ रोज धमाके होते हैं, अभी और भी धमाके होंगे यहाँ, जब ऐड धमाके वाली मिले साईं होता है साईं होता है। बहुत ये थे जनाब फख अमरोही साहब। अब मैं हिंदुस्तान से आई हुई शायरा, नौजवान शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को दावत कलाम है। सर तुम्हें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सदर मुशायरा की इजाज़त से कभी जो देता था जान मुझ पर, कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। क्या बात है, क्या मिसरा है। ज़माना भटका था तेरगी में, मैं रोशनी में भटक रही। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। गुलाब गुलाब तुझ में कहाँ वो खुशबू, जो मेरे एहसास में बसी है। गुलाब तुझ में कहाँ वो खुशबू, जो मेरे एहसास में बसी है। नमाज पढ़ पढ़ के जा नमाजों की खुशबुओं से महक कभी जो देता था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है, कहाँ ज़माने की सिमत देखूं। मुझे खुद अपनी खबर नहीं है, कहाँ ज़माने की सिमत देखूं। हरम के जलवों में खो गई हूँ, गिलाफ़े काबा को तक। कभी जो देता
था जान मुझ पर, उसी के दिल में खटक रही हूँ। नई हवाओं न मशवरा दो कि सिर्फ आंचल रहे गले तक। नई हवाओं न मशवरा दो कि सिर्फ आंचल रहे गले तक। ये सर नहीं कौम की है इज्जत, जिसे दुपट्टे से ढक रही। शबीना अजीब साहिबा और हम कराची की शायरा मोहतरमा सुल्ताना फुल्की साहिबा को दावत देंगे जो अपना कलाम पेश हर तरह की शक्लों को तंबू में घुसा पाया। हर तरह की शक्लों को तंबू में घुसा पाया। खाने को वलीमे के सख्त बदमजा पाया। दिल्ली वाले हैं ससुराल, डेली सेम खाना है। दिल्ली वाले हैं ससुराल, डेली सेम खाना है। नाश्ता निहारी का, रात भैंस का पाया। लेटे लेटे बिस्तर पर सभी आम खाते हैं। लेटे लेटे बिस्तर पर सभी आम खाते हैं। गुटलियों से हमने तो कमरे को भरा पाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कमाल है सस्ती बात। सादगियों पर काली बेखुदी और होशियारी। सादगियों पर काली बेखुदी और होशियारी। सास को तवाफुल में जुर्रत आजमा सदर मुशायरे की इजाज़त। हजारों डॉक्टर ऐसे कि जिनसे मिलके दम निकले। हजारों डॉक्टर ऐसे कि जिनसे मिलके दम निकले। मरे हम इस कदर जल्दी, मेरे पैसे भी कम निकले। हमारे मुल्क की हालत अजब है, क्या कहे तुमसे। हमारे मुल्क की हालत अजब है, क्या कहे तुमसे। किसी की भी कमर पकड़ो, उसी जालिम में बम निकले। ना है आइन की इज्जत, ना उसकी पासदारी है। ना है आइन की इज्जत, ना उसकी पासदारी है। एक हुई बर्खास्त असेंबली तो सारे बेशरम निकले। आजकल कैसे हो रहा है, क्या बात। घुमाने हमको जो आई थी, कल में हमसे दुगनी थी। घुमाने हमको जो आई थी, कल में हमसे दुगनी थी। लेकिन मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अब मैं हिंदुस्तान के शायर व शायर मोहतरम नवाज देवबंदी से अर्ज़ करूँगा कि आए और अपना कलाम पेश फरमाएं। मोहतरम जनाब नवाज देवबंदी साहब। सदर मुशायरे की इजाज़त। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती, कीमत नहीं देती। देने को जवाबन उसे दे सकता हो गाली, दे सकता हो गाली। लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। देने को जवाबन उसे दे सकता हो गाली, दे सकता हो गाली। लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती, इजाज़त नहीं देती। अब मैं बतौर तोहफे चार से पेश करना चाहता हूँ। जी जी इरशाद। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा, जाए तो क्या होगा। पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को।
जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। क्या बात है। मैं दावत कलाम देता हूँ हमारे पाकिस्तान के सबसे मशहूर तंज़िया शायर अनवर मसूद साहब। ऊपर पाकिस्तान के जी ऊपर करके भाई ऊपर देखिए। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया उसे लौटा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ऊपर देखिए। बड़े आजिज हैं तख्त व ताज वाले, ना कोई कैसर ना कोई जम बड़ा है। चलो चलकर ये अमेरिका से पूछे कोरोना या कि एटम बम बड़ा है। उन पे मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। सोचता हूँ कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। मिट्टी जरूर डालेंगे, इन पे मिट्टी जरूर डालेंगे जो मसाइल भी सर उठाएंगे। सोचता हूँ कि चौधरी साहब इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे। कितना बदल गया है ये ज़माना न पूछिए, इससे कयास कीजिए इस इनकलाब का। देखिए एक फिल्म पुरानी तो यूँ लगा जैसे कि कोई काम किया हो सवाब का। और हम अपने हमारे मारूफ शायर कालापुर के नीचे तशरीफ लाए हैं मोहतरम टुल पेरेंटी साहब। अब एक अब एक कन्नी भी नहीं इख्तियार में, अब एक कन्नी भी नहीं इख्तियार में, जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब उधार में। क्या बात है, क्या बात है, चलिए हालत है। बकरे दराज मांग कर लाए थे चार हम, बकरे दराज मांग कर लाए थे चार हम, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। क्या बात है। सुना है लोग उसे पेट भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे पेट भर के देखते हैं। अकेले हम हैं जो बस गौर करके देखते हैं। फराज की रूह को तड़पा दिया इन्होंने। जनाब सुना है दिन में उसे, सुना है जानवरों से है उसको प्यार बहुत, सुना है जानवरों से है उसको प्यार बहुत। हम उसकी आंख में आंसू मगर के देखते हैं। क्या बात है। सुना है दिन में उसे बिल्लियाँ सताती हैं, सुना है दिन में उसे बिल्लियाँ सताती हैं। सुना है रात को उसे चूहे कतर के देखते हैं। अब हम दावा देते हैं हिंदुस्तान से आए हुए शायर जनाब रात इंदौरी साहब। सदर मुशायरा की इजाज़त से मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल,
आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। क्या कहने लगा? मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। क्या बात है, बहुत खूब। हो वो जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं, हो वो जमुना का किनारा ये कोई शर्त नहीं, मट्टी में ही रखना, कहीं पर रख दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सदर मुशायरा से दस्तमस्ताज करूंगा कि आए जनाब कुमार बाराबंकवी साहब, आप सबकी तालियों में अपना कलाम पेश। आप सबकी इजाजत से नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। क्या बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात। चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। क्या कहने, अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, अरे ओ जफाओं पे चुप रहने वालों, खामोशी जफाओं की ताईद भी है। मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। बहुत खूब। खुमारे बलानोश तू और तौबा, खुमारे बलानोश तू और तौबा, तुझे जाहिदों की नजर लग गई है। खुमारे बलानोश तू और तौबा, खुमारे बलानोश तू और तौबा, तुझे जाहिदों की नजर लग गई है। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ हमारे आज का ये मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब मेरा जामी साहब को कि वो आएँ और प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। इत्तफाक से मुझे कई स्कूलों कॉलेजों में जाने का इत्तफाक होता रहा है, मगर सच्ची बात तो ये है कि इस स्कूल में आके मुझे बच्चों की एक्टिविटीज़ देख के बेइंतहा खुशी हुई और यकीनन आप सबको भी हुई है, और आप भी मुख्तलिफ शायद स्कूलों में गए हों। जितनी मेहनत बच्चों के लिए यहाँ पे की जा रही है और जिस तरह उनको अमली तजर्बात से गुजारा जा रहा है, वो आज की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता जब तक पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल ना किया जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हम्माद ने मुझे फ़ोन किया और जैसे इन्होंने बताया था कि हमारी मुलाकात होती थी रीगल पे पुरानी किताबों के बाजार में, तो मुझे तो एक बहुत शुरू से ही लड़कपन से शौक़ था किताब पढ़ने का और जमा करने का। तो ये हमारे एक और अजीज़ हैं राशिद हुसैन, उनके साथ आते थे। तो खैर इन्होंने फिर मुझे यहाँ बुलाया। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूलों में या कॉलेज में अगर बुलाते तो मैं बस शौक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाकर ख़ुद भी उन्हीं के साथ बच्चा बन जाता हूँ। इसलिए कि हमारे आज के बच्चे जैसे हैं, उससे पहले अल्लामा इकबाल ने अपने दौर के बच्चों के लिए कहा था कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस तरह नहीं। तो ये वजह ये थी कि उस वक्त मुसलमानों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही मजहबी था या इलाकाई था कि वो पढ़ाते नहीं थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे। तो उसका नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। बहरहाल फिर उन्होंने जब देखा सूरत हाल तो उस पर फिर एक और शेर कहा था
कि उठा के फेंक दो बाहर गली में, हमारे यहाँ के बच्चे उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो खैर ये उनके बाद की बात थी, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये गंदे अंडे नहीं हैं, बज़ाहिर लग रहे हैं, मगर इंशाल्लाह ताला इसके अंदर से कमल भी खिलेगा। और उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे आज की मारूफ शायरा परवीन शाकिर ने कहा कि जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक। अब इससे बेहतर बच्चों को क्या खराज पेश किया जा सकता है। और हकीकत है, मैं भी बच्चों वाला हूँ, मैं आज अपने बच्चों को देखता हूँ और मैं अपना तालीमी दौर देखता हूँ। जब मैं प्राइमरी में था, हाई स्कूल में था, तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो बिल्कुल बुद्धू थे उस ज़माने में। हालांकि खैर पास भी होते रहे, नंबर भी लाते रहे, सारे बच्चे उस वक्त सारी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते रहे, मगर जिस तरह से वो लेते थे या हम लोग उस ज़माने में लेते थे, उसके मुकाबले में आज तो ज़माना कहीं से कहीं पहुँच गया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये वक्त की ज़रूरत भी है। वक्त जिस तेज़ी से बदल रहा है, उसके नतीजे में हमारे बच्चों को इतना चालाक, तेज़, होशियार और ज़हीन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बच्चे हैं। तो ये तो मुझे थोड़े बच्चों के लिए कलमात कहने थे। मैं जब ये आखिरी मुशायरे में तो आप लोगों ने जिस तरह से दिलचस्पी ली, तो जाहिर बात है मैं तो अपनी सारी शायरी भूल गया बच्चों की शायरी क्या है। अब मुझे इन्हीं से ले लेके पढ़ना पड़ेगा अगर कहीं पढ़ूंगा तो सवाल मैं ये एक बात पूछना चाहता आपको तमाम हजरात से कि ये जो बच्चे आज शायर बने हैं, सब बच्चियाँ, उनमें से कुछ के वालिदैन तो यहाँ होंगे हैं जी हाँ। तो मैं चाह रहा था ये जो बच्चों का बहुत अच्छा मेकअप किया गया है, आप इनको 2-3 हफ्ते के लिए इसी मेकअप पे रखें अपने घर में, क्योंकि बहुत नामी गिरामी शायर आपके आ गए। अल्लाह ने आपको छप्पर फाड़ के ऐसे ऐसे शायर दे दिए हैं माशाल्लाह। ये बच्ची देखिए मर्द बनी बैठी है, मूछे भी है इसकी। तो ये बच्चों ने जो कलाम पढ़ा, मैं खाली ये कलाम नहीं बच्ची कलाम किसने लिखा थी? ये अनवर मकसूद साहब का एक प्रोग्राम था। अच्छा, शायर। अच्छा, तो ये बहरहाल कलाम तो अब जाहिर बात है आप लोगों को भी अपना बचपन याद दिला गया, और मजीद ये कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस हुए। तो वैसे तो जो जितने हमने पिरामिड्स देखे वहाँ पर जो बच्चों ने दिखाया और बताया, इससे भी हमें बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तालीम नहीं दी जा रही, तरबियत भी दी जा रही है और तजर्बात से भी आगाह किया जा रहा है। तो मैं हमारे इरफान साहब, उनकी मिसेस और हमारा हमाद, मैं आप सबका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे याद किया और मुझे भी अपने बचपन की सैर करा दी, और इतने प्यारे प्यारे बच्चों से मैं मिला। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप शायरी सुना दें, तो लाइब्रेरी का भी जिक्र करिए। जी मैं बात करता हूँ हजरत। बात असल ये है कि वैसे तो मैंने अपने लड़के में सारे खेल खेलने की कोशिश की, मगर एक तो मैं धूप में ज़्यादा वक्त नहीं रह सकता, मेरी जिस्मानी साख्त ऐसी कि मैं धूप में 5 मिनट भी नहीं रह सकता, चाहे वो सर्दी की धूप हो, और गर्मी की धूप का तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो मुझे हॉकी खेली, एक दिन गया, नहीं मुझसे खेला गया। क्रिकेट खेलने गया, नहीं खेला गया। गलत ही कि आउटडोर कोई गेम मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक गेम मैं खेला था बैडमिंटन, और वो इंडोर गेम था, तो बस उसमें मैं कॉलेज लेवल तक पहुंच गया था। मगर मुझे चूँकि ख़ानदानी कुछ असर था, तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ, और गैर निसाबी किताबें, मतलब अदबी किताबें, और न सिर्फ पढ़ने का शौक़ था बल्कि उसको जमा भी रखता था अपने पास बहुत एहतियात से, और वो शौक़ चलता गया। बस वो एक वाहिद शौक़ है मेरी ज़िंदगी का, वो चलता गया, किताबें लाता गया, पढ़ता गया। डाइजेस्ट मैंने उस ज़माने में पढ़ लिए, सारे नावल पढ़ लिए, और जो कुछ मिला अदब। गरज ये कि अदब की जितनी असरात थी सब में मुझे दिलचस्पी हुई, और मैं सबको देख देख के पढ़ता गया। उस ज़माने की मशहूर नावल, मशहूर किताबें और शेरी मजमूए, बहुत उस ज़माने के मशायर के, और ये आस्ते आस्ते शौक़ परवान चढ़ता गया। फिर बस उसके बाद हुआ ये कि ये तो था उस उम्र का जब मैं कुंवारा था। फिर जब शादी हुई तो मैंने दिल में सोचा कि वही हाल होगा जो दूसरे शादीशुदा लोगों का हुआ है, कि उनकी बेगमात जो है एक किताब घर में पसंद नहीं करती,
एक किताब तक पसंद नहीं करती कि घर में रखा जाए, तो सबसे ज़्यादा आफत उन किताबों पे आती है। तो खैर मगर बाद में पता चला कि नहीं साहब, मेरी अहलिया नहीं बल्कि मेरी सास और मेरी बड़ी साली इंतहा दर्जे का शौक़ रखती हैं किताबों का, और उन्हें जब पता चला तो वो माँ के ले जाती थी, पढ़ती थी, मुझसे आगे उस किताब के बारे में तबसरा करती थी। तो मैंने तो साहब अल्लाह का वो पता नहीं कितने नफिल पढ़ लिए शुक्राने के, क्योंकि ये बड़ा मसला था। आखिर में हुआ ये कि ये सब काम चलता रहा। फिर मेरे बच्चे हुए तो माशाल्लाह वो जब ज़रा बड़े हुए तो उन्होंने किताबों से बड़ी दिलचस्पी जाहिर की। तो ये वाक़ई जब मैं किसी को बताता हूँ कोई यकीन नहीं करता। उसकी वजह ये कि यकीन करने की बात ही नहीं है। कोई ऐसा घर बता दें जिसके घर में किताबें हों और शौहर भी हो, दोनों चीज़ तो हो ही नहीं सकती। कोई अच्छा आप पे हैं माशाल्लाह, नहीं है ऐसी बात नहीं है, मैं अक्लौता नहीं हूँ, मुस्तसनास में से मेरा जिक्र है और आपका भी। तो वो उसी वक्त हो सकता है कि जब इत्तफाक से बल्कि खूबी किस्मत से आपको आपका हमसफ़र अदब का पढ़ा लिखा मिल जाए, वरना माशाल्लाह ख़वातीन तो डबल MA भी होती हैं, PhD भी होती हैं, मगर उनको अदब से दिलचस्पी नहीं होती। और उसकी वजह जब मुझसे बहुत से पूछते थे तो मैंने कहा दरअसल ख़वातीन का शौहर की किताबों से दिलचस्पी उनको इसलिए पसंद नहीं है कि वो उनको अपनी दूसरी सौकन समझती हैं। वो इसलिए कि मर्द या जो भी पढ़ने वाला आप सब जानते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, हमेशा लेट के सीने पे किताब रख के पढ़ते हैं। पढ़ने का इससे बेहतर आज तक माजी से आज तक कोई हल नहीं है। बैठ के नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेट के पढ़ा जाता है। जब लेट के आप सीने पे किताब रख के पढ़ेंगे तो बेगम को तो जलाल आएगा। तो इतना अगर आप उसके साथ करते तो फिर आपके लिए अच्छा होगा ये। तो खैर ये होता गया और ये सब मेरा परवान चढ़ता गया। मेरी लाइब्रेरी में 150 साल पुरानी किताबें हैं, मुंशी नेविल कोशोर की 100 साल पुरानी, 70 साल पुरानी कदीम किताबें जिनको मैं जिनके बारे में जानता था और चाहता था कि ये किताबें मुझे हासिल हों। वो कहाँ मिली? फुटपाथ पे। लोग फुटपाथ को बहुत कहते हैं यार ये फुटपाथ में किताबें कर, भाई सारा इल्म सारा खजाना तो फुटपाथ पे पड़ा है। आज कोई ये किताब आप 70 साल पुरानी जाइए, पूरा बाजार घूम लीजिए पाकिस्तान के, कहाँ मिलेगी? वो ऐसी मिलेगी कि जैसे मुझसे पहला कोई मर गया, उसके बाद किताब का जखीरा था, घर वालों ने दूसरे दिन ही निकाल दिया, स्वयं तीसरे दिन किया, किताब दूसरे दिन निकाल दी। तो वो वहाँ पहुँच गई, हम वहाँ पहुँच गए, हमने वो उठा ली। तो इसी तरह मेरी लाइब्रेरी में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 किताबें हैं। अदब की तमाम असनाफ में है और जीएल भी किताबें हैं, सिंधी, उर्दू, पंजाबी में, पंजाबी, इंग्लिश और सिंधी में, मगर ये उर्दू ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए बाकायदा मुझे एक फ्लैट किराए पे लेना पड़ा गुलजार हिजरी में, जो 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम का है और लाउंज है उसमें ज़रा अच्छा खासा। वो पूरा फ्लैट किताबों से भरा हुआ है, तकरीबन 20-25 अलमारियाँ हैं और सारी अलमारियाँ किताबों से मुख्तलिफ मैंने उसको तरतीब से रखी हुई है। अच्छा, सवाल मुझसे ये भी पूछते हैं कि अब आपके पास क्या होगा? मैंने बोला मेरे पास भी वही होगा जो मुझसे पहले हुआ। भाई कोई और मेरे जैसा दीवाना है और है माशाल्लाह पढ़ने वाले। तो जब मैं वहाँ से लेके आया तो मैं इसको ले जाके दफन क्यों करूँ? मैं भी वहीं पहुँचा दूंगा ताकि मुझसे ज़्यादा शौक रखने वाला वहाँ आए और वहाँ से वो आसानी से हासिल कर लें। तो ये एक सर्किल है जो कुदरत की तरफ से मुतय्यन है, क्योंकि हम अगर किसी लाइब्रेरी को दे दें वो हिफाजत नहीं करते। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जिन्होंने किताबें दी हैं उनका कोई हाल नहीं है, किताबों कोई हाल नहीं। सिर्फ यही हाल है कि उसको रफ़ायाम के लिए आप रख दीजिए सड़क पे, पढ़ने वाला गौर तलाश कर लेगा। तो मगर मुझे अब आजकल इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के बैक पे गुलजार हिजरी, वहाँ मेरा ये फ्लैट मैंने लिया है। तो इधर कराची यूनिवर्सिटी आगे यहाँ वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 MPhil कर चुके मेरी लाइब्रेरी में आके, 2 PhD कर चुके, मजीद 2 कर रहे हैं और अभी फिर सेशन शुरू हो जाएगा तो फिर और बच्चे आएंगे। तो उनको कम अज़ कम 100% तो मैं नहीं कह सकता, 60 से 70% किताबें जो हैं वो वहाँ से मिल जाती हैं। क्योंकि जब PhD की जाती है तो वो एक किताब से तो नहीं की जाती, बहुत सारे हवाले होते हैं, रिसाले होते हैं, किताबें होती हैं। तो मुझे बस ये इत्मीनान है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी इस लाइब्रेरी से इस्तेफादा हो रहा है और वो मेरे लिए राह निजात है। तो ये सूरत हाल है। आपने कहा मैंने आपको अब हम आप कह रहे हैं कि आप भी थोड़ी सी शायरी सुना दें। तो खैर गज़ल तो छोड़ दिए, वो 3 मिसरों की एक हाइको है जापानी, आप सब लोग जानते होंगे 3 मिसरे होते हैं उसमें।
मगर उसकी एक मज़ाहिया सेंस भी है, उसको कहते हैं सैनरियो। तो इत्तफाक से जब ये सैनरियो मुतारिफ हुई तो मुझे बहुत भाई और दिल से लगी, और मैंने 2 साल में उसका मजमूआ तैयार कर लिया और वो मजमूआ भी छप के आ गया। और वो इत्तफाक से उर्दू ज़बान में हाइको सैनरियो का वो पहला मजमूआ है। नाम ऐसा रखा है कि जिसको पढ़ के सभी हंस देते हैं, बीवी से छुपकर। मगर साहब इस बीवी से छुपकर में जो अलमिया है वो मैं पढ़ता हूँ, आप महसूस कर लें कि कुछ तो खुदा से डर, कुछ तो खुदा से डर, माँ की खिदमत करता है बीवी से छुपकर। माँ की खिदमत करता है बीवी से छुपकर। और जनाब खत्म करो जंजाल, खत्म करो जंजाल, तुम अपने में मैके जाओ, मैं अपने ससुराल। खत्म करो जंजाल, तुम अपने मैके जाओ, मैं अपने ससुराल। और सुबह को थे सब दंग, सुबह को थे सब दंग, दुल्हन का मेकअप उतरा और दूल्हा का रंग। सुबह को थे सब दंग, दुल्हन का मेकअप उतरा और दूल्हा का रंग। और वो ये सैल्यू है ना, क्योंकि मेरा में तो मैं जब पढ़ता हूँ बुलाते मुझे, फिर मैं अपना तारुफ कराता हूँ कि सब मेरा तारुफ है, और वो हकीकत मेरा नहीं, आप सबका तारुफ होता है। तो एक ने मुझे कहा कि आप अपना तारुफ करवा रहे थे, मगर ये तो हम सबका तारुफ है। मैंने कहा लोग दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, मैं अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाता हूँ। अब सुन लीजिए आप, क्या रुतबा पाया, क्या रुतबा पाया, बीवी का नौकर हूं मैं, बच्चों की आया। क्या रुतबा पाया, बीवी का नौकर हूं मैं, बच्चों की आया। और दूसरा है साहब कि ये किस्मत का फेर, ये किस्मत का फेर, घर में भीगी बिल्ली हूं और दफ्तर में शेर। ये किस्मत का फेर, घर में भीगी बिल्ली हूं और दफ्तर में शेर। अच्छा साहब, मर्द बेचारे जब से बिनते हवा उनको मिली है, इब्ने आदम बहुत परेशान है, मगर मैं उन्हें बताता हूँ आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, बहुत खुशकिस्मत, क्योंकि हम आदम के औलाद में से हैं ना, तो आदम बहुत खुशकिस्मत था। किस मामले में सुनिए, दिल में फांस न थी, दिल में फांस न थी, बस आदम खुशकिस्मत था जिसकी सांस न थी। दिल में फांस न थी, दिल में फांस न थी, बस आदम खुशकिस्मत था जिसकी सांस न थी। मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊंगा कि वो से हमारे मेहमान खुशी को तोहफा पेश करें स्कूल की तरफ। ये सब कुछ किताबें हैं आपकी डायरी में। ये मेरा आंखों का मजमूआ है, ये दूसरी किताबें हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। दो जुमले हर किताब के बता दें। अब ये इधर सामने लेने, मैंने खाके लिखे हैं अपने, लिखने को तो बहुत से लिखने वाले थे, मगर मेरे जो बहुत करीबी थे उनमें से जिससे वो ये मैं लिख सका रवानी के साथ पूरी की, ये उनके खाकों के मुझ में, जिसके अंदर हमारे मुझको फायदा साहब की हैं और बनल की हैं, आयात सिद्दीकी हैं, हदीस सिद्दीकी हैं, इकबाल सागर सिद्दीकी हैं, और अच्छी तरह इनायत खान साहब के भी। ये मेरे अफसानचों का अफसानचे और मुतायबा, मुतायबा कहते हैं कि इंशा और मज़ाहिया के दरमियानी जो तहरीर होती है उसको मुतायबा कहते हैं। तो इसमें अफसानचे हैं और मुतायबे हैं, मुतायबात हैं, और इसका नाम है और टेलीफोन बंद हो गया।
ये मेरी साहब, ये इसका किताब का नाम है उर्दू के मशहूर अशार। ये तीसरा एडिशन है और ज़ख़ीम है। पहला एडिशन निकला था कोई 15 साल पहले, तो उसके बाद फिर हमने उसको रिवाइज किया और काफ़ी गलतियाँ दूर की और अदाफे किए, तो वो दूसरा एडिशन निकला। और अब ये 10 साल के बाद तीसरा एडिशन है। इसमें माशाल्लाह बहुत सी गलतियाँ जो थी वो भी दूर हो और बहुत सारे अशार इसके अंदर आ गए। अब इसमें एक शेर है, बस सुनाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मीर अनीस को सब मर्शिया निगाह कहते हैं और जाहिर बात है उन्होंने मर्शी में अपना नाम दिया है, तो वो मर्शी के जाहिर बात ज़मीर और अनीस इनसे बड़े मर्शिया निगाह को गुजरे नहीं। मगर मैं जब अनीस का मुताला कर रहा था दीगर किताबों में, तो मुझे एक ऐसा शेर मिला जो किसी बहुत अच्छे शायर का, ऐसे शायर का जैसे हमारे जोश मालियाबादी साहब है, तो जो मतलब बाकायदा अल्लाह ताला से मुकाबला करते हैं, उनसे बहस करते हैं। तो मैं हैरान हो गया देख के कि मीर अनीस ने अपनी जवानी में ऐसा शेर कहा और उनकी गज़लें इतनी अच्छी हैं, 4, 5, 6 गज़लें इतनी कमाल की, एक एक शेर उनका गज़ल का कमाल है। तो उसमें मुझे एक शेर मिला और इसका तेवर देखिए कि कब्र में होगा हिसाबे जिंदगी, कब्र में होगा हिसाबे जिंदगी, बांध बनने के भी झगड़ा है क्या। और ये मुझे शेर जब मिला ये इस किताब की तैयारी में, मैं समझा तो एक हीरा मिल गया मुझे। अब अनीस के साथ कोई यकीन नहीं करेगा कि अनीस का शेर है, तो ये वो किसी ये मैं कुछ किताबें अपने दोस्त अहबाब की भी लाया हूँ इसके लिए। काजी अहमद मियां अख्तर जूनागढ़ी बहुत बड़ा नाम था तहकीक का और लिसानियात का। यही पहले सिंध यूनिवर्सिटी में थे, ह्यूमन में आ गए थे और यही कराची में उनका इंतकाल हुआ। ये उनके ऊपर उनकी बहू ने रईस फातिमा, उन्होंने ये किताब मुरतब की। ये ज़िक्र अफ़कार एक बुजुर्ग शायर थे कैफ अकबर वादी, इनसे मेरी मुलाकात नैरोबी में हुई थी, थे वो कराची के। तो उसके बाद वो आए और फिर उनका इंतकाल हो गया। तो इनके बेटे मुझे 30 साल के बाद मिले और उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा का कुछ कलाम बाकी है, तो उसको आप किताबी शक्ल दे दीजिए। तो वो मैंने ज़िक्र अफ़कार के नाम से मुरतब करवा दिया। ये हमारे डॉक्टर सत्यपाल आनंद बहुत बड़े आलिम, माहिर लिसानियात, तकाउल अदियान और नग़मों के शायर हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। तो ये उनके नज़मों का मजमुआ है। मैं उनसे पहले इनकी 4 किताबें शाया कर चुका हूँ जिसमें एक उनकी कुछ नविश्त भी है। तो ये है मुझे न कर विदा। ये उन्हीं पे इंटरव्यू लिया था ज़िया हुसैन ज़िया ने डॉक्टर सत्यपाल आनंद से अदब के हवाले से। तो ये बहुत ही अहम है, अदब पढ़ने वालों के लिए बहुत अहम किताब है। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेगा, बहुत अच्छे जवाब हमारे सत्यपाल आनंद साहब ने दिए। ये हमारे एक दोस्त थे, दोस्त तो इंतकाल हो गए, बड़े भाइयों की तरह थे, ताहिर शीवी। तो उनकी ये मज़ामीन का मजमुआ है, कोकन की था, वो कोकन महाराष्ट्र के थे, तो ये उन्होंने नाम रखा, ये मैंने तैयार किया। दरअसल ये सब वो किताबें जो मेरे अदालत से शाया हुई पर, तो मैंने एक बेसिक काम तो शायरी और लिखना पढ़ना है, मगर मैं किताबें भी 2 अहबाब की शाया करता हूँ। ये मुल्ला वाहिदी बहुत बड़ा नाम था, यहाँ कराची में इंतकाल हुआ, दिल्ली के बहुत बड़े, जिनको कहना चाहिए दिल्ली के रोड़े थे। तो ये मुल्ला वाहिदी मासरीन की नज़र में ये किताब भी मुरतब की गई और तुम्हारे शायद तो और भी किताबें हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जितनी भी होंगी मैं आपकी लाइब्रेरी को देता रहूँगा।